हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपका हिंदी चल रहा था एक्सरसाइज 2, जिसके शीर्षक का नाम है 20 के दांत और जिनके राइटर हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 का एक है, यानी 5 का ए नंबर है। व्याख्या करना आपका, लड़कियां क्या है कठपुतलियां है। व्याख्या करना है, क्या है, प्रश्न क्या है, लड़कियां क्या है कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या है कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आइए हम किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, लिखे हैं, उसको चर्चा करते हैं। प्रस्तुत वाक्य के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। प्रस्तुत वाक्य जो है, ये जो वाक्य लिया गया है वो कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, मिस्टर और मिसेज यानी कि सेन दंपति है ना, सेन और उनकी पत्नी, मिस्टर और मिसेज सेन के 5 लड़कियां हैं। और 5 लड़कियां कौन कौन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 लड़कियां हैं। उन्होंने अपनी लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी अच्छी तालीम दी है। क्या क्या नहीं करना चाहिए ये उनकी अच्छी तालीम दी है। क्या करना है वो नहीं सिखाया, लेकिन क्या क्या नहीं करना है ये उनको बहुत अच्छी तरीका सिखाया है, बहुत अच्छी तालीम दी है। लड़कियां सेनों द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती है। लड़कियां जो है वो सेनों के द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः एकदम हूबहू जो है वो क्या करती है, पालन करती है। जैसे उनको बताया गया है वैसे पूर्णतः पालन करती है। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अपने मन से वो कोई कार्य नहीं करती है। जो उनके द्वारा नियम बनाया गया है, उनके माता पिता के द्वारा नियम बनाया गया है, उन्हीं नियमों पर वह हूबहू चलती है। ठीक है, माता पिता जो कहते हैं उन्हें वे सहर्ष स्वीकार करती है। क्या मजाल कि वे निषेधों की सीमा का उल्लंघन करे। वे माता पिता के कहने पर चलती है। उनका अपना मन नहीं, अपनी इच्छाएं नहीं। उनके माता पिता अर्थात सेनों को इस बात का गर्व है कि उनकी लड़कियां आज्ञाकारिणी है और उनके द्वारा बनाए गए पारिवारिक नियमों का पूर्णतः पालन करती है। यानी ये 5 जो लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, वो अपने मन से एक भी कार्य नहीं करती है। जो उनके माता पिता उनको बताए हैं उन्हीं कार्यों को वो करती है। जो नियम उनको बनाया गया है उनके द्वारा, उन्हीं नियमों को वो आज्ञाकारी रूप से वो क्या करती है, पालन करती है। उनका अपना कोई मन नहीं, अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये बताया गया है। और इस बात पर सेन दंपति को गर्व है कि हमारी लड़कियां बहुत ही क्या है, अनुशासित है और उनको कठपुतली की तरह रखा गया है ना। तो ये कठपुतली लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इसका गर्व है। तो आपका ये लिखा गया है, व्याख्या उसके बारे में लिखा गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत वाक्य कहानी का नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। मिस्टर और मिसेज सेन के 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। उन्होंने अपनी लड़कियों को क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी अच्छी तालीम दी है। लड़कियां सेनों द्वारा निर्धारित नियमों का अक्षरशः पालन करती है। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माता पिता जो कहते हैं उन्हें वे सहर्ष स्वीकार करती है। क्या मजाल कि वे निषेधों की सीमा का उल्लंघन करे। वे माता पिता के कहने पर चलती है। उनका अपना मन नहीं, अपनी इच्छाएं नहीं। उनके माता पिता अर्थात सेनों को इस बात का गर्व है कि उनकी लड़कियां आज्ञाकारिणी है और उनके द्वारा बनाए गए पारिवारिक नियमों का पूर्णतः पालन करती है। तो इस प्रकार से उनको एक कठपुतली की तरह रखा गया है। वो इसमें वर्णन किया गया है कैसे वो कठपुतली है, ये उसकी व्याख्या किया गया है। समझ में आ गया होगा, है ना। कठपुतली क्यों है, क्योंकि अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। जो माता पिता उनके द्वारा उनके लिए नियम बनाए गए हैं उसी नियमों पर वो क्या करती है, पालन करती है। आइए प्रश्न नंबर आपका बी है, व्याख्या ही करना है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया था। इस कथन का आशय लिखे। इस कथन का क्या लिखना है, आशय लिखना है। इस कथन का आशय लिखना है। आइए देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य कहानी का नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। कहता खोखा के दुर्ललित यानी कि नटखट व्यवहार के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल लिया था।
लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग और दूसरी तरह की शिक्षा थी, है ना। दूसरी, खोखा अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगड़ गया था, यानी कहता है कि लड़कियों के लिए घर में अलग नियम थे और दूसरी शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी, है ना, अलग दूसरी प्रकार से इसका नियम था। अत्यधिक, खोखा यहां से करा है अलग दूसरी, उसके बाद कहता खोखा अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगड़ गया था, अतः सेनों को उसके लिए नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। ये इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि जैसे उनकी बच्चियां थी जो बनाए गए नियमों को पालन करती थी, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, इतना बिगड़ा हुआ था कि इसके लिए अलग नियम परिवर्तन किए गए। यदि खोखा कोई शरारत करता तो उस शरारत को इंजीनियर बनने का लक्षण समझकर उसको प्रशंसित किया जाता। यदि कुछ काम बिगाड़ भी दिया जाता था ना, तो वो क्या करते थे कि सेन साहब उसको इंजीनियर बनने का लक्षण बता करके और उसको प्रशंसा करते थे। सेनों का कहना था कि खोखा इंजीनियर का बेटा है तो उसे भी क्या बनना होगा, इंजीनियर ही बनना है, अतः उसे बचपन से ही कुछ ऐसी ट्रेनिंग जरूरी है जो उसे इंजीनियर बनाने में सहायक हो। अतः खोखा कुछ तोड़फोड़ करता तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाता था, उसको बताया जाता था कि वो इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहा है, वो इंजीनियर बनने का एक उसमें गुण है। अगर कुछ तोड़ देता था तो वो सेन साहब कहते थे कि ये जो है तोड़ कर देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, यानी कि पूर्णतः उसमें इंजीनियर बनने का गुण है। तो यही बताया गया। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल लिया था, इस कथन का आशय लिखना था। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका व्याख्या करना है। जब सेन साहब मदन को बोलते हैं कि ऐसे ही बच्चे जो हैं आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं, तो इसका व्याख्या करना है। आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। यह कथन सेन साहब का है। यह जो कथन किनका है, तो सेन साहब का है। यह मदन के संबंध में गिरधर लाल को कहा गया है। मदन के संबंध में किसको कहा गया है, गिरधर लाल को। एक दिन सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी पद पर काम करने वाले गिरधर लाल के बेटे ने सेन साहब की गाड़ी छू ली, है ना, गाड़ी छू लेता है। सोफर, यानी कि सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, ने इसके लिए मदन को भला बुरा कहा। मदन को यह अच्छा नहीं लगा, है ना। जब गाड़ी छू लेता है ना तो ड्राइवर उसको भला बुरा कहता है, जो कि मदन को अच्छा नहीं लगता है। उसका स्वाभिमान आहत हो गया। जो उसके स्वाभिमान पर क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा। वह सोफर यानी ड्राइवर से उलझ गया, ड्राइवर ने उसे धकेल दिया। यह घटना सेन साहब के कानों तक पहुंची। उन्हें यह कतई सहनीय नहीं था कि कोई उनकी गाड़ी छुए और ड्राइवर द्वारा मना करने पर वह ड्राइवर से ही उलझ जाए। मतलब सेन साहब के बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी कोई गाड़ी छुए, है ना। गाड़ी क्या थी, काली रंग की स्ट्रीमल इंड थी, जो कितने में आई थी, 7,500 में आई थी। तो ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं था कि उनके गाड़ी को कोई छुए, और छूता भी है ड्राइवर के द्वारा मना किए जाने पर वो ना सुने, तो ड्राइवर से उलझ जाता है। सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर उसे समझाते हुए कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, तुम उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये आपका प्रसंग का व्याख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका व्याख्या करना है कि यह वाक्य क्या कह रहा है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब यहाँ पे हंस कौन है, कौआ कौन है, उसकी बात में चर्चा करेंगे, है ना। हंस, जब ये खेल, ये जो है कहानी का यहाँ पे बताया गया है कि जब खोखा, मदन जब लट्टू खेल रहा था, यानी कि अहाते के बाहर जब सारे आवारे लड़के लट्टू नचा रहे थे, तो खोखा जो है उस लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए ललक जाता है। तो यहाँ पे हंस बताया जाता है अमीर लड़के यानी कासू को, खोखा को, और गरीब बताया यानी कि कौआ बताया जाता है गरीब लड़के मदन को। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं। कहता है प्रस्तुत वाक्य कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा की प्रसिद्ध कहानी 20 के दांत से लिया गया है। यहाँ हंस सेन साहब के खोखा के लिए प्रयुक्त हुआ है। हंस किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सेन साहब के खोखा के लिए, जिसका नाम है कासू। और कौआ शब्द का प्रयोग मदन जैसे आवारागर्द लड़कों के लिए किया गया है। एक दिन खोखा शाम के वक्त खेलता कूदता बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। बच्चा था, खेल देख करके उसको भी खेलने का मन हुआ, और
वह भी आवारागर्द बच्चों में शामिल होने के लिए ललक गया, और उस खेल में शामिल होने के लिए वो क्या हो गया, ललक गया। कहाँ राजसी ठाठ और कहाँ अभावों का आतंक, यानी खोखा को बताया गया कहाँ राजसी ठाठ यानी खोखा, और कहाँ अभावों का आतंक यानी मदन को बताया गया है। कहाँ समृद्धि की धवलता और कहाँ गरीबी की कालिमा। खोखा समृद्धि में पलता हुआ हंस था और मदन और उसके मित्र अभावों में दिन गुजारते हुए कौवे थे। उन कौवों में खोखा रूपी हंस सम्मिलित होने के लिए मचल गया। तो ये बताया गया किस प्रकार से कासू जो है वो आपका मदन के साथ खेलने के लिए वो ललक गया था, है ना। चलिए, तो इसको बताया गया कि हंस जो है कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। यानी सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। आंसर है, एक दिन सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सेन साहब के यहाँ कुछ दोस्त आए थे और बैठकर क्या कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। उसमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, यानी कि एक जो उनके दोस्त थे वो साधारण हैसियत के थे और वो क्या करते थे, अखबार में काम करते थे, अखबार नवीस थे। और साथ में उनका एक लड़का भी था, और साथ में क्या था, उनका एक लड़का भी था जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। कहता है कि था तो वो खोखा से भी छोटा लेकिन बहुत ही समझदार और क्या था, होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। मतलब बैठ करके आपस में बैठ करके बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी। इतने में पत्रकार महोदय का एक बच्चा था और पत्रकार महोदय का बच्चा जो कि कासू से भी क्या था, बहुत छोटा था। उसकी कुछ हरकत को देखकर, समझदार हरकत को देखकर कुछ दोस्त जो थे वो इसकी क्या करते हैं, बड़ाई करते और बोलते हैं कि स्कूल तो बच्चा तो स्कूल तो जाता ही होगा। और इतना ही बोलते के साथ इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मतलब बिना पूछे जवाब देना ये मूर्ख की क्या होती है, पहचान होती है, जो कि सेन साहब बिना पूछे जो है टपक पड़े। इन्होंने कहा मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं और वो बातें दोहराकर थकते नहीं थे। मतलब एक ही बात को कहे जा रहे हैं कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना। इस प्रकार से वो थक नहीं रहे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम। यानी सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये कुछ बने या ना बने, सबसे पहले जेंटलमैन बन जाए, एक ईमानदार एक नेक इंसान बन जाए और उसके बाद इसकी मर्जी जो बनना हो बने। उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यानी मेरी तरफ से पूरी आज़ादी रहेगी, कोई ऐसी पाबंदी नहीं रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए, यानी कि इस उत्तर से क्या हो गए, वो ऐठ कर रह गए। वो उन्होंने प्रेस किया कि हम अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं और इस बात से कि हम ये पत्रकार महोदय ने कहा कि हम अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, एक जेंटलमैन जरूर बने, बाद में उसकी जो मर्जी हो वो बने। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच में जो विवाद होता है गाड़ी को छूने को लेकर के, है ना, ये ड्राइवर क्या करता है, मदन को धकेल देता है तो उसका पैर में चोट लग जाता है। तो इस विवाद को लेकर कहानीकार जो है वो क्या बताना चाहता है, आइए देखते हैं। कहता है मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यानी अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यानी मदन जो है सोफर एंड ड्राइवर के द्वारा क्या किया जाता है, घसीट दिया जाता है, यानी कि पीटा जाता है, धकेल दिया जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तो ये जो है कहानीकार बताना चाहते हैं कि अगर आप पर कुछ भी, अगर आपके यानी कि
अगर आपको कोई जो है अत्याचार करता, आप पर कोई अत्याचार करता है तो उसका विरोध करना कोई जुर्म नहीं है, आप इसको जो है कोई जुर्म नहीं मानते हैं। ये बताया गया है कि किस प्रकार से सोफर द्वारा बालक को घसीटा जाता है और बालक जो है बालक पर अत्याचार किया जाता है, तो मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर क्या था, विजय प्राप्त करने के समान था, है ना, विजय प्राप्त करने का एक प्रयास था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच झगड़ा आखिर हुआ क्यों था? इस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? आंसर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लट्टू का खेल। लट्टू खेल रहा था हाथी के बगल वाली गली में, जिसमें मदन द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं। मदन द्वारा कासू के 2 दांत तोड़ दिए जाते हैं। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यह दिखाना चाहता है कि यह लड़ाई हड्डी और मांस की है। मतलब हड्डी और किसकी है? मांस की है। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते, झोपड़ी और महल की लड़ाई है। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। यानी किस प्रकार से तुलना किया गया है ना, यहाँ पे हड्डी बताया गया किसको? तो हड्डी बताया गया कासू को, मांस बताया गया मदन को। उसी प्रकार से बंगले के पिल्ले यानी कि कासू और गली के कुत्ते यानी कि मदन को। इसी प्रकार से झोपड़ी यानी कि मदन को और महल की लड़ाई यानी कि कासू को महल की लड़ाई बताया गया, महल से, है ना। अहाते में अगर यही लड़ाई हुई रहती ना, अगर उसके बंगले में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू क्या बन जाता? शेर बन जाता और मदन पिटा जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? मदन कासू को पीट देता है। ठीक है, तो इसकी लड़ाई का जड़ क्या था? लट्टू का खेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए, यानी कि समझाइए, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, उदाहरण दीजिए कैसे जो है महल, देखिए कहा क्या है, प्रश्न को पहले समझेंगे। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, यानी कि गरीब और एक अमीर की लड़ाई में अक्सर अमीर ही जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि जो गरीब होता है ना, वो अपने गरीब की मदद नहीं करता, गरीब की तरफ से नहीं बोलता, वो अमीर की तरफ से बोलता है ना। और इसलिए क्या कौन जीतता है? तो महल वाला जीतता है, अमीर जीतता है। तो आंसर है कि यह सामाजिक संरचना का यथार्थ है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में प्रायः महल वाले विजयी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन होता है और उनके हाथ लंबे होते हैं। पर यह तथ्य भी सही है कि धनी वर्ग की विजय उसी हालत में होती है जब निर्धन वर्ग के लोग अपने ही वर्ग के विरुद्ध धनी वर्ग की मदद करते हैं। यानी कि अपने विरुद्ध वो धनी वर्ग की मदद करते हैं। उसके देखिए, उसके पास धन होता है और हाथ लंबे का मतलब उसका पहुंच बहुत ज्यादा दूर तक होता है, बहुत ज्यादा उसके पहुंच होता है ना। और कहता है कि उसकी जीत तब होती है जब निर्धन वर्ग के लोग अपने ही वर्ग के लोगों की मदद नहीं करते हैं। निर्धन वर्ग में एकता आ जाए तो धनी वर्ग की विजय की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और कहता है कि निर्धन वर्ग में अगर एकता आ जाएगी ना, तो धनी वर्ग कभी भी जीत नहीं सकता है। और उसका एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, ये तो कहा गया कहानी में, है ना। और उसका एग्जाम्पल एक कहानी में क्या कहा गया है? सेन परिवार के खोखा यानी कासू और सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी गिरधर लाल के लड़के मदन में लट्टू नचाने के लिए झगड़ा हो गया। किसके लिए झगड़ा हुआ? लट्टू नचाने को लेकर के। कासू ने तैस में आकर मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। कहता कासू ने तैस में आकर क्या कर दिया? मदन को एक घूंसा रसीद दिया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा। हड्डी और मांस यानी कि मदन और कासू, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते यानी कि कासू और मदन में संघर्ष शुरू हो गया। दोनों में क्या हो गया? लड़ाई शुरू हो गई। यदि मदन को अपने ही वर्ग के दोस्ती की मदद मिल गई होती, मदन को अगर वहां पे जो भी आवारागर्द दोस्त थे, जिसको आवारागर्द बोला गया है, अगर मदन को अगर क्या कर देता, सब साथ दे देता, तो कासू बुरी तरीके से वहां पर और भी क्या हो जाता? पीटा जाता। मदन की मिली होती तो कासू की सारी हेठी उसी दिन समाप्त हो गई होती, पर उन्होंने मदन की कोई मदद नहीं की। कासू रोता हुआ अपने घर चला गया। थोड़ा मोड़ा पिटा करके वो क्या हो गया? अपना घर चला गया। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल के द्वारा पुष्टि किया गया किस प्रकार से अमीर लोग ही जीतते हैं, है ना। गरीब लोग नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि गरीब लोग गरीब की मदद नहीं करते, वो अमीर की तरफ से बोलने लगते हैं। क्यों? डर से, है ना। तो ये बताया गया कि एग्जाम्पल के द्वारा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला
मदन द्वारा कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? गिरधर लाल के बारे में कह रहा है कि रोज रोज जो गिरधर लाल अपनी मदन बेटे की पिटाई करता था, जब कासू के 2 दांत तोड़ दिए तो गिरधर लाल उसको क्यों नहीं पीटा, है ना? क्यों उसे दंडित करने के बजाय उसे अपनी छाती यानी अपने गले से लगा लेता है? आइए यहां पर देखते हैं, आंसर देखते हैं। मदन की हरकत को देखकर सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे, यानी मदन की हरकत को देखकर सेन साहब हमेशा गिरधर लाल को ताना देते थे। गिरधर लाल कौन था? तो उसके अंडर खटने वाला एक क्या था? एक नौकर था। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था, है ना? मालिक के कहे जाने पर वो जो लाचार था और अपने बेटे की डेली प्रतिदिन पिटाई कर देता था। गिरधर लाल यह जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता है। वो जानता है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन फिर भी मालिक के कहे जाने पर वो उसे मारता है और भीतर ही भीतर क्या करता है? रोता है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। वह अपने और अपने पिता के अपमान का बदला जब चुका लेता है, यानी कि खोखा को मारकर अपने और अपने पिता पर अत्याचार किए गए का बदला चुका लेता है, तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। ठीक है, तो इसलिए वो खुश होकर के उसे क्या करते हैं? अपने छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा बेटा बेकसूर है। ठीक है, तो ये आपका क्यों लगा लेता है छाती से, ये आपका प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया गया बच्चों, आप देखें और आप इसे कॉपी पर आप नोट कर लें। नोट करके आप इसे क्या करें? आप इसको याद कर सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेन साहब मदन और कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें, यानी इन चारों का क्या करना? चरित्र चित्रण करना है, बताना है कि कौन क्या, इसके बारे में बताना है। आइए देखते हैं। सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे जो बहुत घमंडी थे। सेन साहब क्या थे? पहला सेन साहब के बारे में बात करते हैं। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे, फैक्ट्री के मालिक थे और बहुत ही क्या थे? घमंडी थे। उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। वो जिन गरीबों के बलबूते पर फैक्ट्री चला रहे थे, महल में निवास करते थे, वो उन्हीं गरीब के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे, है ना? ये इस प्रकार के व्यक्ति थे, तो इनका चरित्र चित्रण इस प्रकार से किया गया है। अगला मदन। मदन जो कि एक स्वाभिमानी बालक था। मदन क्या था? जो एक स्वाभिमानी बालक था। और आप लिख सकते हैं कि यह गिरधर लाल यानी कि सेन साहब के यहां नौकरी करने वाले गिरधर लाल का बेटा था, जिसका उम्र मदन के बारे में बताया गया है ना। मदन जो कि एक स्वाभिमानी बालक था, ये नहीं होगा, यह एक बहुत ही ईमानदार बालक है। स्वाभिमानी बालक था और कैसा बालक था? ईमानदार बालक था। ठीक है, कासू की बात करते हैं। कासू जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है। एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है, जिसे माता पिता के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। वह दुर्ललित स्वभाव का बच्चा है। कैसा बच्चा है? दुर्ललित स्वभाव का बच्चा है, जिस पर चाहता उस पर हाथ चला देता था, यानी जिसको चाहता था ना उसको वो क्या करता था? पीट देता था। वह वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देता था, यानी बहुत ही शरारती बदमाश बच्चा हम बोल सकते हैं कि कासू कैसा बच्चा था? तो एक घमंडी पिता का, एक अमीर पिता का, घमंडी पिता का एक घमंडी बच्चा था, जो कि बहुत ही शरारती बदमाश बच्चा था, जिस पर चाहता था उस पर हाथ उठा देता था और जिसको चाहता था उसको पीट देता था, है ना? दिन भर वस्तुओं को तोड़ फोड़ मचाते रहता था। ठीक है, इस प्रकार से इसका हम कर सकते हैं। गिरधर लाल के बारे में करते हैं। गिरधर लाल एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी के पद पर काम करता था, है ना? किस पद पर? किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार बेप्रवाह बाप था। लाचार और बेसहारा बाप कह सकते हैं, बेसहारा, है ना? लाचार बाप कहिए। वह एक लाचार बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था। ये जो गिरधर लाल के बारे में आप कह सकते हैं, गिरधर लाल एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था, किरानी के पद पर वो काम करता था और वह एक लाचार बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था। ठीक है, ये इस प्रकार से चरित्र चित्रण किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। आपकी दृष्टि में कहानी
बीस के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यानी कि इस कहानी में नायक जिसको बोला था हीरो, और हीरो किसको कहते हैं? जो कि पूरे कहानी का अंत करता है, पूरे खेल का अंत करता है, उसी को हम कहते हैं नायक। तो इस कहानी का नायक कौन है, उसको तर्कपूर्ण उत्तर देना है। आइए उत्तर देते हैं। हमारी दृष्टि में बीस के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। अब मदन क्यों है? क्योंकि सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है। मदन ही सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। यानी कि विष के दांत भी तोड़ता है तो संचालक यानी कि उसका भी काम कौन करता है? मदन ही करता है। अतः निर्विवाद यानी कोई विवाद इसमें नहीं है कि मदन ही इस कहानी का नायक है। कोई विवाद इसमें नहीं कर सकते हैं और मदन ही इस कहानी का क्या है? नायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 13। आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहता है कि आरंभ से ही कहानीकार जो है ना व्यंग्यपूर्ण यानी कि तानापूर्ण है ना, है ऐसे प्रमाण उपस्थित कीजिए। कुछ प्रमाण दीजिए कि उसका शुरू से कहानी में कैसा है? व्यंग्यपूर्ण है। ठीक है, आइए। बीस के दांत कहानी के प्रारंभ में ही मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में है ना। कैसी है? व्यंग्यात्मक शैली, तानापूर्ण शैली है। उनके लड़कियां के गुणों की चर्चा भी कठपुतलियां बोला गया, ये भी क्या? ताना ही है। कठपुतलियों की लड़कियों के गुणों की चर्चा, सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का क्या है? एक व्यंग ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस व्यंग का बताया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन जो है हक्का बक्का क्यों रह गया? तो मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता? क्योंकि प्रतिदिन पिटाई करने वाला उसके पिता और उसको अचानक जो है कासू के दो दांत तोड़ने पर उसने सोचा था कि आज तो जमकर पिटाई होगी, लेकिन जब घर जाता है तो उसके पिता गले से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं और यह देख करके मदन हक्का बक्का रह जाता है। आइए बात करते हैं। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने और दो दांत तोड़ देने पर उसे दंडित करने के बजाय उसे अपनी छाती से लगा लेता है। मदन को डर था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन गिरधरलाल बेपरवाही, उल्लास और गर्व से मदन को हाथों से उठा लिया। मदन अपने पिता गिरधरलाल के व्यवहार में आए इस परिवर्तन के कारण वह हक्का बक्का रह गया। ठीक है, तो क्यों हक्का बक्का रह गया? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस प्रश्न के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जी हमरे है जी। अच्छा, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।